जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू बुद्धविजन क्लासेस। और आज हम सभी जो है वो वर्तमान में, चूंकि बिहार में और आने वाले कुछ समय में जो है झारखंड में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, बाकी कई सारे राज्यों में जो है वो चुनाव होने वाली है। तो आप हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप हर दिन समाचार पत्र पढ़ते होंगे, जिसमें बात की जाती है या लोकतंत्र के जो आलोचक होते हैं वो कहते हैं कि हमारे भारत में हमेशा चुनाव ही होते रहता है, यानी कि भारत जो है पूरी तरीके से चुनावी मोड में ही रहता है। जो ये खतरे भी होता है कि भारत में इतने चुनाव क्यों कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारा चुनाव होता है। लेकिन आप ये जानो कि चुनावी लोकतंत्र ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर भारत में चुनाव ना हो तो शायद भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा। और भारत में लोकतंत्र तभी सफल है जब भारत में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो चुनावी लोकतंत्र या चुनाव जो है वो हमारे सरकार की या लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। क्यों है? क्योंकि आज आप वर्तमान अगर विश्व के भूगोल के नक्शों पर देखोगे, ग्लोब के नक्शों पर देखिएगा, तो ना रूस के पास ये ताकत है, ना चीन के पास ये ताकत है, ना क्यूबा के पास ये ताकत है, ना सिंगापुर के पास ये ताकत है। वहां के नागरिकों के पास चुनाव में शायद सोवियत संघ, जो सोवियत संघ अपने आप को जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे विशालतम और सबसे बड़े विशाल भूभाग्य पे एक राज्य था, लेकिन वो 15 अलग अलग देशों में बटा था। उसके कारण यही थे कि उसके लोकतंत्र में लचीलापन नहीं था, उसके लोकतंत्र में चुनाव नहीं थे, वहां पे चुनाव कराने के अधिकार नहीं प्राप्त थे। वहां पे लोगों ने लोकतंत्र को तो अपनाया, लेकिन सरकारें जो आई, जो शासन आया, जो शासक आए, वे अपने आप को तानाशाह मान रहे। लेकिन फिर भी इन सभी को होते हुए भी आज हमारे वर्तमान भारत के लोकतंत्र पे 6 महत्वपूर्ण खतरे हैं जो मंडरा रहे हैं या गुजर रहे हैं। और हमें जब भारत के नागरिक या मतदाता होने के नाते और भारत के एक नागरिक के कर्तव्य होने के नाते ये फर्ज बनता है कि हम उन खतरों को जानें और उनसे बचाव के उपाय भी समझें। क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा जो है वो वहाँ की जनता ही कर सकती है। तो पहला जो खतरा है कि अधिनायकवाद, कि भारत में अधिनायकवाद की जो विचारधारा है ना बहुत ज्यादा प्रबलित हो रही है धीरे धीरे, यानी कि दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते जा रही है। जैसे अधिनायकवाद में क्या होता है कि कोई सरकारें जो है वो अपनी आलोचनाएं नहीं सुन सकती, असहमति नहीं जता सकते आप उनके साथ। जो प्रजातंत्र के साथ संवाद है, जो एक मीडिया को कहा जाता है कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, तो उस पर नियंत्रण किया जा रहा है धीरे धीरे। अमानवीय कानूनों को लाया जा रहा है, जैसे बुलडोजर। बुलडोजर क्या है? ठीक है, आप जो है वो अपराधियों की रक्षा नहीं करना चाहते, उनको मारना चाहते हैं, लेकिन बुलडोजर कोई समस्या नहीं है कि आप उनको गिरा करके और सारा ध्वस्त कर दीजिएगा। तो उनके जो बाकी फैमिली है उनका आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप उस अपराधी को सजा दीजिए। लेकिन फिर भी आज हमारे देश में कई ऐसे अपराधी जो दिन प्रतिदिन घूम रहे हैं। तो पहला ये हुआ कि अधिनायकवाद। जैसे अरस्तु ने कहा था कि स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का आधार है, यानी कि जिस लोकतंत्र में स्वतंत्रता ना हो, आजादी ना हो, बोलने की समानता ना हो, आपको जो है वो क्या कर सकते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हो, तो वो लोकतंत्र नहीं रह सकता। यानी कि लोकतंत्र तभी है जब उसकी स्वतंत्रता की आजादी हो या आधार है। लोकतंत्र उसी से सफल है, उसका बेस है कि वहां पे क्या हो, स्वतंत्रता हो। ये अरस्तु दृष्टि में कहा गया था। दूसरा है कि बढ़ता हुआ वंशवाद, यानी कि हमारे देश में वर्तमान में वंशवाद की दृष्टि बहुत ज्यादा बड़ी है। आज भारत की लगभग हर बड़ी पार्टियों में वंशवाद है। भले हम वो आरोप लगवा लेते हैं परिवारवाद का, दूसरे पार्टियों पे आरोप लगा लेते हैं। ये जो सत्ता में पार्टियां होती हैं वो कुछ पार्टियों को ये समझ लेती हैं कि इनके, और वो एक पारिवारिक जागीर के रूप में बदलते जा रही है। इससे क्या खतरे हो रहे हैं कि राजनीतिक बंटवारों में जो टिकटों का बंटवारा होता है, चुनाव में भागीदारी होती है, और एक मध्यकालीन समांतवाद के दृश्य से हम बदल रहे हैं। जो समांतवादी विचारधारा था उसी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज एक आम इंसान चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि संभव नहीं है। चुनाव के खर्चे ज्यादा हो गए, परिवारवाद बढ़ गया है, और टिकट भी पार्टियां नहीं देती हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो टिकट दे पाते हैं। लेकिन आप ये आरोप नहीं लगा सकते हो कि किसी एक पार्टी में परिवारवाद या वंशवाद ज्यादा है। भारत की लगभग हर प्रमुख पार्टी में वंशवाद और परिवारवाद मौजूद है, जो हमारे लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। तीसरी जो खतरा है कि इन प्रकरण के माध्यम से सत्ता की प्राप्ति करना, यानी कि किसी भी तरीके से, चाहे तोड़ फोड़ जोड़ के माध्यम से हमें सत्ता चाहिए। यानी कि पार्टियों का सिर्फ एक ही मकसद बन गया है कि चाहे वो जाति के नाम पे लड़ाएं, धर्म के नाम पे लड़ाएं, हिंसा करें, दंगा करें, बाहुबल का प्रयोग करें, धनबल का प्रयोग करें, काले धन का प्रयोग करें, बेनामी संपत्तियों का प्रयोग करें, या धूर राष्ट्रवाद जिसको कट्टर हिंदुत्ववादी बोलते हैं कि कट्टर हिंदू हैं हम, कट्टर मुस्लिम हैं हम। तो ये कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो हैं वो भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी जो है वो पार्टियां क्या करती है, अपनाने का प्रयास करती हैं कि नहीं, हमें बस किसी भी तरह से सत्ता की प्राप्ति हो जाए।
हम जनता के जो मूल समस्याएं हैं, जो मूल उनके मुद्दे हैं, उनसे भटका करके वो उस मुद्दे की ओर ले जाना चाहते हैं जहां पे हमारी कोई फायदा नहीं है। इस देश की मूल मुद्दा यह है कि इस देश में रोजगार है या नहीं है, इस देश में प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्था है या नहीं है, क्या भारत के सभी नागरिकों को सही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही या नहीं रही है। क्योंकि आज दुनिया में या भारत में 10% तो ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी से बड़ी और निजी से निजी और महंगी से महंगी स्वास्थ्य सुविधाएं जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यही इस देश की 90% आबादी ऐसी है, या कह सकते हो कि आप 30% आबादी ऐसी है जो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी अभाव में जी रही है। तो हमें उस ओर ध्यान देना होगा, ना कि इन किरण प्रकरण के माध्यम से सत्ता की प्राप्ति, कि इनका मूल उद्देश्य बन गया है कि किसी भी तरह से हम सरकार में बने रहें। जैसे बिहार में पिछले 30 सालों से लालू और नीतीश जी का ही राज है। 1990 से लेकर के सिर्फ 2 पार्टियां बिहार की सत्ता के केंद्र बिंदु में रही हैं, और वो सामाजिक न्याय के नाम पे पिछले 30 साल से या 35 सालों से जो है वो सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन क्या बिहार के लोगों को सामाजिक न्याय मिला या नहीं मिला, या स्वतंत्रता की प्राप्ति है या नहीं है, वो बिहार के अपने लोगों को सोचना है। कि हाँ, हमने पिछले 35 सालों से सिर्फ 2 ऐसी पार्टियां हैं जिनके इर्द गिर्द बिहार की पूरी राजनीति घूम रही है, और 2 लोग हैं जो आपातकाल का विरोध करके इस देश के गलत कानूनों का विरोध करके आए थे, और आज उनके ही लोग या वही लोग सत्ता में बैठे हुए उसी चीज का प्रयोग जनता से जो है वो गलत संवाद करने के लिए कर रहे हैं। आज जनता को जो है वो धमकियां दे दी जाती है, उनका सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया जाता है कि आप उनका जो है आरोप नहीं लगा सकते, आप उनका असहमति नहीं जता सकते। आज अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो आप उनका विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर आप विरोध करिएगा आपको जो है वो देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप सरकार से सवाल पूछिएगा या उनसे जवाब मांगने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन ऑफ द पावर, हमेशा हमें सत्ता से सवाल पूछनी चाहिए, उससे नहीं जो विपक्ष में बैठा हुआ है। जो विपक्ष में बैठा हुआ है जब सत्ता में आएगा हमें उनसे भी सवाल पूछ लेंगे, लेकिन अभी जो सत्ता में बने हुए हैं हमें उनसे सवाल करने का ये जरूरत है। चौथा एक बार बहुमत का गलत उपयोग, कि चौथा वो मुसीबतें हैं, चौथा वो समस्याएं हैं कि आजकल बहुमत का गलत इस्तेमाल किया जाने लगा है। आजकल ये बात करने लगी है कि अगर हमारे 3/3 बहुमत आ जाएगा या हमें 400 सीटें आ जाएंगी तो हम संविधान को बदल देंगे। क्योंकि संविधान में उल्लेख है कि अगर कोई पार्टी 3/3 बहुमत को प्राप्त कर लेती है तो वो संविधान में भी संशोधन क्या कर सकती है, संभव है। वैसे नहीं है कि संविधान में आंशिक संशोधन कर सकती है, वो पूरे संविधान को भी बदल सकती है। यानी कि जो बुनियादी ढांचा है, जो हमारे संविधान का मूल कर्तव्य है या जो मूल उद्देश्य है, उसमें ही बदलाव करने की बात की जा रही है। या विपक्षी सरकारों को जो है अपनी धौंस दिखा दी जाती है। अगर राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, तो जबरदस्ती कानूनों को क्या कर दिया जाता है, थोप दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 3 कृषि कानून। किसान पिछले 2 सालों तक लगातार आंदोलन करते रहे थे, 700-800 किसान मर गए थे, बट सरकार के कानों तक जू नहीं रंगी थी। अब बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको दखलंदाजी किया तो सरकार आती है और संसद में एक छोटी सी बात बोलती है कि हमसे गलती हो गया, हम इस कानून को वापस लेते हैं। लेकिन उसको उस समय नहीं दिखता है जब जनता विरोध करती है। तो यानी कि ये उस प्रकार से बनते जा रहा है कि जनता बहुमत तो दे रही है, लेकिन उस बहुमत को अपनी इच्छाओं को थोप देना, अपनी मनमर्जी के कानूनों को लागू करना, और बाद में जब विरोध बढ़े तो उसको वापस ले लेना। तो ये कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र की मूल बुनियादी ढांचा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान को लागू किया था, संविधान को बनाया था, तब उन्होंने एक बात बोला था कि भारत के लोकतंत्र में अधिनायकवाद का खतरा जो है वो बदल सकता है। यानी कि भारत का लोकतंत्र अधिनायकवाद की ओर जा सकता है। यहाँ पे पार्टियां अपनी बुराइयां नहीं सुनना चाहेंगी, अपना विरोध नहीं सुनना चाहेंगे। अगर आप उनका विरोध करते हैं तो आपको देशद्रोह साबित कर दिया जाएगा या देश के खिलाफ बता दिया जाएगा। तो ये कहीं न कहीं हमारी स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका नुकसान पहुंचाया जा रहा है। या 5वीं जो चुनौती है वह यह है कि केंद्र और राज्य के संबंधों को अस्थिर किया जा रहा है। यानी कि अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो बात की जाती है कि डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि वैसे राज्य जहां पे किसी विपक्षी पार्टी की सरकार है या कोई वह पार्टी की सरकार है जो आपके पार्टी में शामिल नहीं है तो आप उनको सपोर्ट नहीं करिएगा। तो ये कहीं न कहीं संविधान की जो संघीय व्यवस्था है या जो संघवाद की मूल ढांचा है उस पर आप हमले करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका कई उदाहरण मिल जाएगा। जैसे आप तमिलनाडु में उदाहरण ले लो कि वहां पे एक मंत्री थे जिन पे आरोप लगाया गया था भ्रष्टाचार का, तो वहां के मुख्यमंत्री ने उनको हटा दिया। लेकिन बाद में जो वहां के राज्यपाल थे
वो उनको शपथ ही नहीं दिलाने लगे, बोले नहीं हम शपथ नहीं दिलाएंगे। तो एक राज्यपाल का कर्तव्य बनता है कि आप सरकार के नियमों को पालन करें। आप दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो नियमों को पालन करें तो आपको भी करना होगा। दूसरी बात, आप पश्चिम बंगाल को ले लो, हमेशा कहीं ना कहीं भारत सरकार या जो वर्तमान जो भारत की सरकार है और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसके बीच में टकराव की खबरें आते रहती हैं कि सरकार जो है हमारी फंड को रोक के बैठी हुई है। बिहार में भी कभी नीतीश कुमार आरोप लगा देते हैं जब दूसरी पार्टी के साथ रहते हैं तो, कि हमारी बाढ़ वाली जो मुआवजा था उसका पैसा नहीं दिया गया, सरकार ने फंड रिलीज नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं भारत के केंद्र और राज्य के संबंध को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये राज्यों के कामकाज में जबरदस्ती दखलंदाजी दिया जाता है राज्यपाल के माध्यम से, राज्यपाल की दृष्टि से उन पे ये आरोप लगा दिया जाता है कि आपके राज्य में जो है वो अपराध बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है। लेकिन अगर उनकी पार्टी के किस राज्य में सरकार रहती है वहां पे सारा चीज सही है, क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार है और हम 2 इंजन मिलाकर के ट्रेन खींच रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पूरे भारत में हमारी पार्टी की सरकार होगा तभी हम भारत का विकास करेंगे या उस राज्य का विकास करेंगे, वरना विकास नहीं करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारत के संघवाद के मूल ढांचा पे बदलाव या खतरा मंडराने का कार्य कर रहा है और बहुमत का ध्वंस दिखा दिया जाता है। क्योंकि अगर बहुमत है, बहुमत दल का पार्टी प्राप्त है तो वो कानून ला दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं ऐसे नियम लगा दिए जाएंगे कि आप वो नहीं कर सकते, आप विरोध नहीं कर सकते, आप दर्ज नहीं करा सकते, जता नहीं सकते। जैसे बात तो की जाती है कि हमारे भारत में 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल अघोषित इमरजेंसी की बात की जाने लगी है कि कुछ सरकारें जो है या कुछ जो पार्टियां वो कहने लगी हैं कि अघोषित इमरजेंसी है। तो मैं ये नहीं कहता कि किसी एक पार्टी के हाथ गंदे हैं, सारे पार्टियों के हाथ गंदे हैं। जो भी पार्टी बहुमत में होती है वो चाहती है कि हमारा ही शासन हो, वो कभी नहीं चाहेगी किसी और पार्टी का शासन हो, वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उस राज्य में कोई और पार्टी सही कार्य करे, क्योंकि उनका एक ही मकसद होता है, हमें सत्ता की प्राप्ति करनी है। तो चाहे वहाँ के राज्य सरकारों को नुकसान पहुंचाने का हो, अस्थिर करने का प्रयास हो, या डबल इंजन के नाम पे आप ये कहना चाहते हैं कि जो सिंगल इंजन की सरकारें होंगी वे पार्टियां होंगी, जो किसी दूसरे राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार है वहाँ पे हम आपको फंड नहीं देंगे। क्योंकि भारत में अगर कायदे से देखा जाए तो सबसे बड़ी सरकार किसकी होती है? भारत सरकार की होती है। वो पूरे देश पे नियंत्रण रखती है। तो अगर उनसे हमारा तालमेल ही नहीं रहेगा, अगर हमारे राज्य में हमारे राज्य की जनता किसी दूसरे पार्टी को चुनाव देती है, बहुमत देती है, तो इसका मतलब कि वो विकास नहीं किया जाएगा। तो ये चीजें ये इसे करने का प्रयास किया जा रहा है। छठा है कि वादा खिलाफी और निजी लाभ, कि हम चुनाव में वादा तो करते हैं लेकिन वादा खिलाफी किया जाने लगा है आजकल। यानी कि जनता से किया गया वादा सरकारें पूरा नहीं करती हैं और अपने निजी हितों के लिए या निजी फायदों के लिए, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जो है वो उस तरह के कानूनों को बनाने लगी है। हमारे देश में एक पार्टी थी जो आज से लगभग 11 साल पहले पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। तो जब उन्होंने चुनाव में बहुत सारे वादा किया था कि मैं ये कर दूंगा, वो चीजें लाऊंगा, मैं काला धन वापस ले आऊंगा, मैं सभी लोगों को 15-15 लाख खाते में दे दिए जाऊंगा। लेकिन जब उस समय उनके पार्टी के अध्यक्ष थे, उनसे जब चुनाव के बाद पूछा गया तो उन्होंने बोला था ये तो एक चुनावी जुमला है, यानी कि ये एक चुनाव जीतने का तरीका है, हम जनता से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकते हैं। यानी हम झूठ बोलेंगे, जनता ये जान ले, जनता को वोट देना है तो वोट दे, नहीं देना है तो वोट ना दे, हम वादा तो पूरा करने से रहे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की सबसे बड़ी खतराओं में से एक है कि वादा पूरा ना करना या हितों को फायदा पहुंचा देना या निजी लाभ को अपने महत्व के आधार दे देना। और ये कहीं ना कहीं जनता में असंतोष पैदा करता है, और अगर हमारे जनता में असंतोष पैदा होगा तो लोकतंत्र को खतरे के रूप में नापा जाएगा। जैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र तभी सफल नहीं हुआ जब वहाँ की जनता में असंतोष था, उन पे विश्वास नहीं था कि लोकतंत्र हम अगर अपना रहे हैं हमारे लोकतंत्र सही चलेगा। लेकिन भारत की जनता आज तक विश्वास की है कि नहीं, हम लोकतंत्र के रूप में सही शासन चलाते हैं, हमारा देश सही से चल रहा है। लेकिन अगर उनके मन में असंतोष पैदा ये हुआ कि सरकारें सिर्फ झूठ बोलती हैं, पार्टियां सिर्फ झूठी वादा करता है, चुनाव में कोई वादा पूरा नहीं होता है, वो हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक होगा। इसको कैसे? जैसे कालिदास महान लेखक कालिदास ने कहा था, वो राजधर्म की व्याख्या किए थे तो बोले थे कि प्रवर्तातम प्रकृति हिताय, यानी कि प्रकृति के हिताय के लिए ही काम करना, यानी जनता के कल्याण में ही राजा का कल्याण होता है। उनकी दृष्टि से ये बातें था। फिर चाणक्य ने भी कहा था कि राजा को अपनी पूरी शक्ति लोक कल्याण में समर्पित कर देना चाहिए।
यानी उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसमें लिखा है कि राजा वह होता है या राजशाही वह होती है, यानी अगर वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो जिनको हम चुनते हैं वो हमारे राजा के दृष्टि चूंकि वही शासन करते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि अपनी पूरी शक्ति जन कल्याण या लोक कल्याण में समर्पित कर देना चाहिए। इसके अलावा महाभारत में भी कहा गया है कि अगर दायित्वों को पूरा न करने वाला राजा हो तो उसके खिलाफ विरोध जो है वो सही है, वो उचित है। यानी कि वे शासक जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं उनके खिलाफ विरोध करना उचित है और आप उनका विरोध करिए। इसी वजह से देखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो सरकार का सबसे खराब स्वरूप है, उसके सिवाय जो इसके पहले चीजों को अपनाया गया है। बट ये बातें कुछ हद तक सही कह सकते हैं आप, क्योंकि अरस्तु ने भी कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, तो हमें ये सभी देखना होगा। लेकिन यहीं पे अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। तो अगर लोकतंत्र ऐसा भी है तो इन सभी परिदृश्यों को देखते हुए हमें ये मानना होगा और एक मतदाता के रूप में भारत में 96 करोड़ मतदाता हैं, उनके कंधों पे दायित्व है कि लोकतंत्र की रक्षा किया जाए या सही लोकतंत्र को अपनाया जाए ताकि हमारी आने वाला भविष्य जो है वो उज्जवल हो। धन्यवाद। जय।